ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, एक समय था जब कैंसर से भी घातक टीबी रोग हुआ करता था। हम छोटे छोटे थे, मुझे याद है, यदि गांव में किसी एक व्यक्ति को टीबी हो जाए तो उसके अपने परिवार के लोग भी उससे परहेज करने लगते थे, उससे दूरी बनाने लगते थे। जिस कमरे में वह बैठा है उस कमरे में बैठना तक पसंद नहीं करते थे। उसके बर्तन घर में अलग कर दिए जाते थे, उसका बिस्तर अलग कर दिया जाता था। उसको उस प्रकार से त्याग देते थे जैसे वह अछूत हो। टीबी के रोगी को अछूत ही एक प्रकार से मान लिया जाता था। परंतु आधुनिक चिकित्सा शास्त्र, जिसको हम एलोपैथिक विज्ञान कहते हैं, टीबी रोग पर बहुत हद तक विजय प्राप्त किया और लगभग 95% तक टीबी को भारतवर्ष में से समाप्त कर दिया। परंतु अभी भी 5% लोग कई प्रकार की टीबी से ग्रस्त हैं। अब टीबी के प्रति वैसा भय नहीं है, वैसा डर नहीं है, खौफ नहीं है। पहले तो जैसे आज कैंसर हो जाता है और जिसको कैंसर हो गया उसको स्वयं भी और उसके परिजनों को भी वैसा लगने लगता है कि कैंसर हो गया, पता नहीं जीवित बचेगा कि नहीं। हालांकि कैंसर पर भी आधुनिक चिकित्सा शास्त्र ने विजय प्राप्त कर ली है और बाकी भी बहुत सारे ऐसे विज्ञान हैं चिकित्सा शास्त्र के जिन्होंने भी कैंसर जैसी घातक व्याधि पर विजय प्राप्त की है। आदरणीय मित्रों, वह जो 5% लोग अभी भी टीबी रोग से ग्रस्त हैं, उनकी हालत बड़ी खराब है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के माध्यम से जो टीबी रोग की औषधि निर्मित हुई है, हालांकि वह 95% तक पूरी तरह कारगर है। किसी व्यक्ति को उन औषधियों से भी लाभ नहीं मिलता है। ऐसे यदि कोई भी भाई बहन हैं जो टीबी से ग्रस्त हैं और औषधियों का सेवन करते करते वर्षों बीत गए परंतु टीबी रोग से मुक्त नहीं हो रहे हैं, उनके लिए आज की यह चर्चा किसी वरदान से कम नहीं है। मैं जो अनुभूत प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ, अनुभूत प्रयोग का मतलब है कि मैंने उस औषधि को सैकड़ों लोगों पर आजमाया है और हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आया है। इसे संबंधित रोगियों को जब भी मैंने वह औषधि दी है जो आज मैं आपके समक्ष सार्वजनिक करूंगा, 100% वह रोगी उससे लाभान्वित हुए हैं, टीबी से मुक्त हुए हैं। आदरणीय मित्रों, औषधि बताने से पहले मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा, जो कि मैं कभी किसी को कहता नहीं हूं। आज की यह चर्चा आप निश्चित रूप से बेहिचक आगे प्रेषित कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं। और यदि आप किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उसके माध्यम से इस वीडियो को अधिक से अधिक आप बाकी लोगों को प्रेषित करेंगे। जिनको आप प्रेषित करेंगे हो सकता है उनको यह रोग ना हो, परंतु क्या पता उनसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति को हो। चूँकि आज भी टीबी रोग उतना ही घातक है जितना कभी हुआ करता था। आज भी टीबी से डरने की ज़रूरत है, आज भी टीबी से भयभीत होने की ज़रूरत है। कब? जब आप लाखों औषधियाँ करने के उपरांत भी स्वस्थ ना हो रहे हों, तो आज भी टीबी उतनी ही खतरनाक है जितना कभी पहले होती थी या जितना कैंसर खतरनाक है। क्योंकि जिसको टीबी हो जाती है उसके शरीर में नई धातुओं के निर्माण कार्य में बाधा आ जाती है, यानी कि आपका शरीर जो भी भोजन ग्रहण करता है उस भोजन से जो 7 धातुओं का निर्माण होता है, जिसकी आपके शरीर को प्रतिदिन नई
धातुओं की आवश्यकता होती है वह निर्माण कार्य रुक जाता है, यानी कि नई धातु आपके शरीर को उपलब्ध नहीं होती, जिसके कारण आपका शरीर क्रशकाय हो जाता है, दुबला पतला होता चला जाता है और आपकी आयु क्षीण हो जाती है। धीरे धीरे आपके शरीर का एक एक अंग अपने कार्य को करने में अक्षम हो जाता है। यदि हमारा कोई भी महत्वपूर्ण अंग अपने कार्य को करने में अक्षम हो जाए, उसी के कारण हमारी मृत्यु हो सकती है। वही अंग हमारी मृत्यु का कारण बन सकता है। हमारा हृदय काम ना करे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारी किडनी काम ना करे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारा लंग्स इन्फेक्टेड हो जाए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारा लीवर इन्फेक्टेड हो जाए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। आदरणीय मित्रों, इस कारण से कह रहा हूँ कि आज भी यह रोग उतना ही घातक है। टीबी हमारी आंतों में हो सकती है तो भी उतनी ही खतरनाक है। यदि आंतों में टीबी हो जाए तो आंतों में सड़न होगी, घाव होंगे। आंतें जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो रस बनता है उस रस को चूसती हैं और फिर उस रस को हमारे पूरे शरीर में फैलाने का कार्य करती हैं। उस कार्य में आंतें अक्षम हो जाएंगी और धीरे धीरे आंतें सड़ते सड़ते बहुत अधिक सड़ जाएंगी, जिसके कारण हमारा शरीर बहुत लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह पाएगा। हमारी जो अस्थियां हैं, शरीर की जो हड्डियां हैं, उनकी जो मज्जा है भीतर, आप सभी जानते हैं कि भीतर से हड्डियां पोपली होती हैं, थोथी होती हैं, और उन थोथी पोपली हड्डियों के भीतर एक महत्वपूर्ण धातु है जिसको हम मज्जा कहते हैं। वह मज्जा यदि बननी बंद हो जाए या सड़ जाए तो हमारी अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमारे शरीर के एक एक जॉइंट खराब हो जाते हैं, उठने बैठने चलने फिरने सब भांति से परेशानी होने लगती है। और यदि बहुत अधिक मात्रा में हमारे अस्थियों की मज्जा विषाक्त हो जाए तो हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाती है जहाँ तहाँ हड्डी में फ्रैक्चर होने लगते हैं। और जब हम लगातार किसी भी व्याधि से बहुत लंबे समय तक बीमार रहेंगे तो उसके कारण भी हमारी आयु क्षीण हो जाएगी, अलप हो जाएगी। आदरणीय मित्रों, लंग्स में यदि हमारे टीबी रोग के विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं तब हमारा लंग्स जितनी मात्रा में टीबी रोग के विषाणुओं से ग्रस्त होगा, सड़ने लगेगा। हमारे लंग्स के जो सूक्ष्म छिद्र हैं स्पंज की भांति, वह छिद्र सड़ जाएंगे, ऑक्सीजन कम से कम ग्रहण कर पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से कम बाहर आउट कर पाएंगे, जिसके कारण भी हमारी आयु क्षीण हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जब हमारे लंग्स में टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा टोटल शरीर का ब्लड टीबी विषाणुओं से दूषित होकर पूरे शरीर के एक एक अंग में गति करता है, जिस कारण से शरीर के एक एक अंग को जो भोजन के माध्यम से ऊर्जा मिलती है वह ऊर्जा विषाक्त मिलने लगती है। धीरे धीरे हमारे शरीर का एक एक अंग ही निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है। इस कारण से कह रहा हूं कि आज भी टीबी रोग उतना ही खतरनाक है, उतना ही दुखदायी है। और आप अपने अगल बगल में यदि किसी टीबी के रोगी को देखे हैं, जानते हैं, तो आप इस बात के गवाह भी होंगे कि टीबी से ग्रस्त रोगी का शरीर धीरे धीरे पीला पड़ना शुरू हो जाता है, क्रशकाय हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। और चाहे उसकी आंतों में टीबी हो या उसके शरीर की हड्डियों की मज्जा में टीबी हो या उसके लंग्स में टीबी हो, आप उसके शरीर का बल धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और आप उसको हमेशा पाते होंगे कि वह क्षीण अवस्था में ही होता है। निरंतर वह हल्के बुखार से ग्रस्त रहता है, 99 99.5 बुखार, चाहे आंतों में टीबी हो या लंग्स में या अस्थियों में 99.5 100 बुखार वैसे रोगी को निरंतर रहने लगता है। चूँकि टीबी के जो विषाणु हैं उनसे आपका शरीर अपने से निपटना चाहता है और अपने से शरीर को निपटने के लिए एक विशेष टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ऑटोमेटिक आपका शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाने लगता है ताकि वह टीबी के विषाणु और अधिक ना फैले।
जैसे जैसे वह अधिक फैलते जाएंगे तैसे तैसे आपके शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाता चला जाएगा, और फिर अधिक टेम्परेचर बढ़ने के कारण भी आपके शरीर के कुछ वैसे अंग हैं जो बहुत लंबे समय तक अधिक टेम्परेचर में काम नहीं कर सकते और वह अक्षम हो जाएंगे। उसके कारण ही फिर हमारी अल्प आयु हो जाएगी। इस कारण से कह रहा हूँ, आप सभी मित्रों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस चर्चा को अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म आपके पास हैं, कम से कम 10-50 लोगों को प्रत्येक मुझे सुनने वाला मित्र आगे इस चर्चा को प्रेषित करेगा। महर्षि माधवाचार्य माधव निदानम ग्रंथ में कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मनुष्यों, यदि अक्षय रोग से कोई पीड़ित व्यक्ति है, अक्षय रोग यानी कि टीबी, उसकी सेवा करना उतना ही पुण्य का कार्य है जितना 1000 वट वृक्ष लगाने का पुण्य है, जितना अपने पूरे जीवन काल में भगवत भजन में समय बिताते हैं और उसका जो पुण्य पाते हैं। महर्षि माधवाचार्य माधव निदानम ग्रंथ में कह रहे हैं कि उससे भी कई गुना पुण्य अक्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति की सेवा करने से मिलता है। और आप अक्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति की सेवा अभी तो इस भांति से ही कर पाएंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक आगे प्रेषित करेंगे अपने व्हाट्सएप के माध्यम से भी, चूँकि 100% जो औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह इस रोग से मुक्ति का कारण बनने वाली है। आदरणीय मित्रों, औषधि भी इतनी हल्की फुल्की है कि आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि इतनी हल्की फुल्की औषधि इतने खतरनाक रोग से हमें मुक्त कर सकती है। यस, यह मेरा फार्मूला है, मैंने इस पे काफी शोध किया है, यह मेरा शोध है। मैं इस अपने शोध को आज सार्वजनिक कर रहा हूं। आप भाई बहनों से मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आप इस औषधि को स्वयं भी किसी पीड़ित व्यक्ति को, यदि वह अक्षम है, खरीद कर या बनाकर दे सकते हैं। आदरणीय मित्रों, एक औषधि है कुचला, जिसको हम आर्सेनिक बोलते हैं, आर्सेनियम। कुचला एक विष है, जहर है। इसी कुचले को जब हम शुद्ध कर लेते हैं तो यह अमृत बन जाता है। कुचले को शुद्ध कैसे किया जाता है वह भी आप स्वयं घर में कर ले सकते हैं, परंतु कुचले को शुद्ध करना बड़ी सावधानी का विषय है। प्रत्येक व्यक्ति उसको शुद्ध नहीं कर पाएगा। तो आप क्या करें, 50 ग्राम शुद्ध कुचला किसी आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनी से खरीद के ले आएं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कुचले को शुद्ध करके और पैकिंग के साथ सेल आउट करती हैं, या किसी पंसारी के यहाँ से आपको शुद्ध कुचला उपलब्ध हो जाएगा। तो 100 ग्राम आप शुद्ध कुचला या तो किसी आयुर्वेदिक औषधि निर्माता से खरीद के ले आवें या किसी पंसारी के यहाँ से ले आवें। अब क्या करना है, एक रत्ती का मतलब होता है केवल एक चुटकी, यानी कि 121 मिलीग्राम बराबर एक रत्ती होता है। आप कभी एलोपैथिक टैबलेट खाते हैं ना, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 400 mg, तो 121 22 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 125 मिलीग्राम भी ले सकते हैं। एक रत्ती 121 मिलीग्राम को कहते हैं, तो आप 125 मिलीग्राम भी ले सकते हैं। यदि आप 10 ग्राम कुचला लेते हैं और 125 मिलीग्राम की एक खुराक बनाते हैं तो आपकी 10 ग्राम कुचला में 80 खुराक बन गई।
इस प्रकार से आप 10 ग्राम ले लें, प्लेन पेपर लें। कभी भी जब हम किसी औषधि को पुड़िया में बंद करें तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर फाड़ के उसी पे औषधि डाल के उसकी पुड़िया बना लेते हैं। न्यूज़पेपर का जो कागज़ होता है वह बहुत ही दोयम दर्जे का होता है, उसमें बहुत प्रकार के खतरनाक विषाणु होते हैं, प्लस जिस इंक से उसमें लिखा जाता है वह भी केमिकल से तैयार होती है। जब आप कोई औषधि उसमें डाल के पुड़िया बना के रखते हैं, यदि उसको थोड़ी सी सीलन मिल जाए तो वह आपकी औषधि को खतरनाक रूप से ग्रस्त कर सकती है। आपकी औषधि उस केमिकल को स्वयं में ऑब्जर्व कर सकती है, वह औषधि फिर आपको लाभ के बजाय हानि पहुंचाएगी। कभी भी जब आपने पुड़िया बनानी हो किसी भी औषधि की डस्ट रूप में, तो साफ स्वच्छ राइटिंग वाला पेपर लेना चाहिए जिस पे कोई इंक से लिखा हुआ ना हो, प्लेन पेपर बिल्कुल, और बिल्कुल नया पेपर खरीद के लेना चाहिए, उसी पे पुड़िया बनानी चाहिए। तो 10 ग्राम आप शुद्ध कुचला ले लें और 80 जगह उसको डिवाइड कर दें। 80 जगह डिवाइड करेंगे तो 125 मिलीग्राम की आपकी एक खुराक हो गई। सुबह में थोड़ा सा शहद लेवें, एक खुराक में को उस शहद में मिलावें और चाट लें। रात्रि में फिर सोने के समय थोड़ा सा शहद लेवें, बिल्कुल नाम मात्र को, जिसमें कि बस वह आपका 125 मिलीग्राम औषधि अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाए, बस उसको उंगली में चाट लें। 2 बार सुबह और शाम को आपने यह औषधि लेनी है। एक दूसरी औषधि और है, वह भी आपने साथ साथ लेनी है। वह यदि आप नहीं ले सकते हैं तब आपको यह औषधि भी नहीं लेनी है। वह है गुलाब के फूल। यदि आपके आंगन में ताजे गुलाब के फूल खिले हुए हैं तो आप 2 फूल सुबह में, 2 फूल दोपहर में और 2 फूल रात्रि में, 6 फूल प्रतिदिन गुलाब के साफ स्वच्छ पानी में अच्छे तरीके से धोएं, उसकी पंखुड़ी निकाल लें और उन पंखुड़ियों को चबा चबा के निगल जाएं। यदि ताजे फूल उपलब्ध नहीं है तो जिस पंसारी के यहाँ से आप कुचला लेकर आएंगे उसी के यहाँ से 200 ग्राम गुलाब के सूखे फूल भी ले आना। 200 ग्राम गुलाब के सूखे फूल लाके थोड़ा धूप दिखा के एक डब्बे में बंद करके रख देना। 4 गिलास पानी रात्रि में लेना एक बर्तन में, और उसमें थोड़े से फूल 10-15 ग्राम के करीब फूल पानी में डूबने छोड़ देना। पूरी रात उस पानी में उन फूलों को डूबने देना। सुबह में उस पानी को एक बर्तन में लेना और आग पर मंदिम आग पर चढ़ा देना, ऊपर ढकना लगा के धीरे धीरे मंदिम आग पर पकने देना। जब 4 गिलास पानी में से 2 गिलास पानी शेष रह जाए तब उसको उतार लेना, आग पर से उतार के छान लेना, फूलों को फेंक देना। वह पानी आपका तैयार हो गया। 2 गिलास पानी आपके पास बच गया, यानी कि 600 ml के करीब। 1 कप पानी सुबह में, 1 कप पानी दोपहर में, 1 कप पानी फिर संध्या में और 1 कप पानी फिर भोजन से आधा घंटा पहले रात्रि में। इस 2 गिलास पानी को आपने 4 टाइम में सिप कर करके पी लेना है। यदि ताजे फूल मिल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 फूल दोपहर में, 2 फूल मॉर्निंग में, 2 दोपहर में और 2 फिर संध्या में चबा चबा के खा लेना है, उसकी पंखुड़ी निकाल के। यह दोनों औषधि मिलके जादुई तरीके से काम करने वाली है। जिस दिन आपको 15 दिन इन औषधियों को उपयोग करते हुए हो जाएं, उस दिन आप अपना ब्लड टेस्ट करा लेना। टीबी के विषाणु 100% मर्त हो चुके होंगे, परंतु फिर भी यह जो 80 खुराक आपने बनाई है, यानी कि 40 दिन सुबह शाम 80 खुराक समाप्त कर देनी है। 40 दिन इस औषधि का सेवन आपने करना ही करना है। यूं 15 दिन में ही टीबी के विषाणु निर्मूल हो जाएंगे। यदि आप और अधिक समय तक सेवन कर सकें, जो टीबी के विषाणु के कारण वीकनेस आ गई है और सारी धातुएं आपकी दूषित हो गई हैं, यदि आप 3 महीने कंटिन्यू ले सकें
तो आपकी सभी दूषित धातुओं को भी शुद्ध रूप में शुद्ध बना देगा और नई धातु का निर्माण आपके शरीर में होना शुरू हो जाएगा। 3 महीने निरंतर यदि आप सेवन करते हैं तो जो टीबी से आई हुई वीकनेस है, शरीर का एक एक अंग जो निस्तेज पड़ गया है टीबी व्याधि के कारण, पता ही नहीं चलेगा 3 महीने में, ना दूसरों को ना आपको स्वयं, कि आप जीवन में कभी टीबी रोग से भी पीड़ित थे। ऐसे आपके चेहरे का तेज हो जाएगा, ऐसे आपके शरीर का बल हो जाएगा और इसका कोई नुकसान भी आपके शरीर में नहीं होने वाला है। हाँ, जिन लोगों का बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, यदि किन्हीं का बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वह भी गुलाब के फूलों का इस प्रकार से उपयोग करते हुए यदि 125 मिलीग्राम सुबह शाम इस कुचले का उपयोग करेंगे टीबी रोग के लिए, तो उनका बीपी भी फ्लैक्चुएट होने से बचेगा और धीरे धीरे उनका ब्लड प्रेशर सामान्य होना शुरू हो जाएगा। परंतु इस बात का ध्यान रखें, यदि टीबी के आप पेशेंट हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जो कि रेयर ही होता है। अक्सर टीबी के पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो ही होता है। परंतु यदि किसी का बहुत हाई हो, ऐसा हो सकता है, तब वह घबराए नहीं, वह भी इस औषधि का उपयोग कर सकते हैं। उनका ब्लड प्रेशर भी वापस से नॉर्मल आ जाएगा। और चूंकि अमूमन तो टीबी रोग से ग्रस्त पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो ही होता है, उनका तो देखते ही देखते 20 से 25 दिन में सामान्य ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।